लाइट या प्रकाश ये वो चीज़ है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद लाइट का इकलौता सोर्स है हमारा सूरज। इसकी रोशनी दुनिया को चलाती है और हमें भी। तो आखिर ये लाइट बनती कैसे है? हर दिन सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आना ये बहुत आम सी घटना लगती है, लेकिन सूरज से हम तक पहुंचने वाला प्रकाश मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हुआ था। ये विचार खुद में ही अविश्वसनीय है। प्रकाश के एक कण को फोटॉन बोलते हैं। तो चलिए फोटॉन के हम तक पहुंचने के 10 लाख साल के हैरत अंगेज सफर पर, ताकि वो हम तक प्रकाश और जीवन को पहुंचा सके। तो शुरू करते हैं आज का सफर। हमारा वजूद सूरज में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा या एनर्जी से संचालित होता है। आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि हमारा सूरज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज से निकलने वाली लाइट हम तक करीब 8 मिनट्स 20 सेकंड्स में आ जाती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये 8 मिनट्स इसके हैरत अंगेज सफ़र का एक छोटा सा आखिरी हिस्सा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सूरज के कोर में पैदा हुए प्रकाश को उसकी सतह तक आने में करीब 10 लाख साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस रोशनी को आज देखते हैं वो तब बनी थी जब इंसानी सभ्यताओं का कोई वजूद ही नहीं था। जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए फोटॉन जो सफर तय करता है वो हैरत अंगेज है। और इस सफर की शुरुआत हमारे सूरज के केंद्र में होती है। अगर हम सूरज के अंदर देख पाते तो हमें वहां हजारों लाखों किलोमीटर गहरी हाइड्रोजन गैस की सघन परतें नजर आती और कोर कहे जाने वाले सूरज के केंद्र में जन्म होता है प्रकाश का। सूर्य का केंद्र हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे अनोखी और खतरनाक जगहों में से एक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ इसकी सतह का टेम्परेचर केवल 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि हर तरह के मेटल को कुछ ही मिनट्स में पिघला सकता है, वहीं इसके कोर का टेम्परेचर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य को इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा मिलती है। अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स को मिलाएं तो हमें हीलियम का 1 एटम मिलता है और इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सुनने में ये बहुत आसान सा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 एटम्स का आपस में मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 2 प्रोटॉन्स का चार्ज एक सा ही होता है। ये दोनों पॉजिटिव ही होते हैं और एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलते हैं। उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी या वेलोसिटी चाहिए ताकि वो फ्यूज हो सकें, और ऐसा होना बहुत रेयर है। इन प्रोटॉन्स को एक साथ लाने के लिए ज़बरदस्त गर्मी और दबाव की ज़रूरत होती है और इसे पैदा करती है ग्रेविटी। हमारा सूरज कितना बड़ा है इसका अनुमान हमें तब लगता है जब इसके सामने से हम किसी ग्रह को गुजरता हुआ देखते हैं। आसमान में छोटी सी गेंद जैसे दिखने वाले हमारे सूरज में करीब 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। हमारा सूरज केवल विशाल ही नहीं, बहुत भारी भी है। इतना भारी कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास तो केवल हमारा सूरज ही है। ये मास बहुत ज़्यादा है। इस मास की वजह से सूरज ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एकजुट बना रहता है। ग्रेविटी के इसी असहनीय दबाव से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। सूरज के कोर में हर सेकेंड हाइड्रोजन एटम के अरबों खरबों एटम्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इनमें से कुछ टक्करें इतनी ताकतवर होती हैं कि एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं और इससे ऊर्जा या एनर्जी का एक छोटा सा अंश निकलता है। ये होता है प्रकाश का एक फोटॉन। ये किसी एटम से भी कहीं छोटा और बिना मास वाला होता है। मास न होने की वजह से फोटॉन्स प्रकाश या लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। लाइट की स्पीड पर चलने के लिए किसी भी पार्टिकल को मासलेस होना क्यों ज़रूरी होता है, ये आप
आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सीख सकते हैं, जिसको मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह ऐड कर दिया है। नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम सूरज से बनाए जा सकने वाले प्रकाश के हर रूप को देख सकते हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, एक्स रेज या गामा रेज ही क्यों ना हो। सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाले हर फोटॉन की शुरुआत गामा रे के रूप में ही होती है, जो कि यूनिवर्स में मौजूद प्रकाश का सबसे ताकतवर रूप है। एक गामा रे फोटॉन के रूप में जन्म के बाद हमारा फोटॉन लाइट की स्पीड से उसकी कोर से बाहर निकलता है, लेकिन इसे फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोर में पैदा होने के बाद इस फोटॉन को सूरज के सबसे बाहरी हिस्से तक पहुंचने में करीब 10 लाख साल लग जाते हैं, तब जाके ये फोटॉन स्पेस में रिहा हो पाता है। सोचिए, 10 लाख साल। अगर ये फोटॉन बिना किसी रुकावट के एक सीधी लाइन में सफर करता तो इसे सिर्फ 2 सेकंड्स लगते। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि प्रकाश की गति से चलने वाले फोटॉन की रफ्तार को क्या चीज धीमा कर सकती है? कोई चीज इसकी रफ्तार घटा देती है। ये बेहद विशाल, गर्म, डेंस और इतनी ताकतवर है कि ये न सिर्फ प्रकाश की गति को धीमा करती है बल्कि उसे बदल भी देती है। ये चीज हाइड्रोजन एटम्स का एक घना बादल है और हमारे फोटॉन को करीब 6,40,000 किलोमीटर से भी लंबा सफर इन्हीं सघन बादलों से होकर करना होता है। सूरज के कोर के आसपास रेडिएशन जोन होता है। ये जोन हाइड्रोजन गैस से बना होता है, लेकिन ये गैस वैसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। ऊपर मौजूद मटेरियल का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये रेडिएशन जोन को तब तक कंप्रेस करता है या दबाता है जब तक ये लेड से भी ज्यादा सघन या डेंस ना हो जाए, और तब इसमें से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रेडिएशन जोन का तापमान 70 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जिसके कारण गैसेस भी प्लाज्मा में बदल जाती हैं, और ये प्लाज्मा केवल सघन ही नहीं, इलेक्ट्रिकली चार्ज भी होता है, जिससे वो एक ऐसा कॉस्मिक फंदा बनाता है जहां से निकलने में फोटॉन को लाखों साल लग जाते हैं। इस सफर के दौरान हमारा गामा रे फोटॉन चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल से इतनी बार टकराता है कि उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, और जब वो रेडिएशन जोन से बाहर आता है तब वो एक्सरे फोटॉन बन चुका होता है। अब हमारा एक्सरे फोटॉन सूर्य के कन्वेक्शन जोन में दाखिल होता है। कन्वेक्शन जोन सूर्य की सतह और रेडिएशन जोन के बीच पड़ता है और इसकी गहराई होती है 2 लाख किलोमीटर्स। कन्वेक्शन जोन की तली में हमारा फोटॉन प्लाज्मा में मौजूद एटम से टकराता है और गर्म होकर उबलने लगता है। ये गर्म एटम हमारे फोटॉन को कन्वेक्शन जोन की तली से उसकी सतह तक लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा फोटॉन काफी तेजी से और सीधी लाइन में ऊपर बढ़ता है। फोटॉन को कन्वेक्शन जोन से होकर गुजरने में केवल 1 हफ्ता लगता है, लेकिन इतने कम समय में भी ये फोटॉन को बदल देता है। कन्वेक्शन जोन के निचले हिस्से का तापमान करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर वाले का सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर उठता हुआ फोटॉन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गंवाता है और ताकतवर एक्सरे से नजर आने वाले प्रकाश में बदल जाता है। अब हमारा फोटॉन सूर्य की बाहरी सतह, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, वहां तक आ गया है, जहां से उसे बाहर आने में बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। अब हमारा फोटॉन अपने अरबों खरबों फोटॉन साथियों के साथ आजाद होकर लाइट की स्पीड से अपना सफर शुरू करता है और केवल 8 मिनट 20 सेकंड्स में ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगली बार जब आप आसमान में किसी तारे को देखें तो शायद आप उस कमाल के सफर को समझ पाएं जो फोटॉन्स आपकी आंखों तक पहुंचने के दौरान तय करते हैं। पेड़ों के पत्तों से टकराकर ये फोटॉन्स फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, जिससे न केवल हमें हमारा खाना मिलता है बल्कि हमें जिंदा रखने वाली ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है। लेकिन जो फोटॉन्स हमारी पृथ्वी से आगे निकल जाते हैं वो 80 मिनट बाद सैटर्न तक और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक पहुंच जाते हैं। ये केवल 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाते हैं। इतनी दूर से सूर्य केवल एक टिमटिमाता सा छोटा सा धब्बा लगता है,
लेकिन फोटॉन्स लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। 1200 साल में ये फोटॉन्स केपलर 62 सोलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सोलर सिस्टम में अर्थ जैसा प्लैनेट हो सकता है जहां हमारे जैसी या उससे भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद हो, जो हमारे तारे का बिल्कुल उसी तरह से अध्ययन कर रहे हों जैसे हम उनके तारे का और सोलर सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इसका जवाब तो केवल समय के ही पास है कि वहाँ एलियंस हैं या नहीं। आशा करता हूँ आज के सफ़र को आपने जी भर के एंजॉय किया होगा और उसके साथ आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।